अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतार चढ़ाव का दौर आम बात है। भारत और इटली के संबंध भी कई बार इस उतार चढ़ाव के दौर से गुजरे हैं। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच 75 वर्षों की अवधि के राजनयिक संबंधों को कई जटिलताओं का सामना करना पड़ा है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हालिया समय में वो कौन से कारक हैं जिनसे दोनों देशों का संबंध तनावपूर्ण होता है। दोनों देशों ने कैसे इस तनाव को दूर किया और आगे दोनों देशों के बीच के संबंधों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखा जाए तो भारत इटली के बीच के संबंधों में ऐसे कई उदाहरण शामिल हैं जब दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ है, जैसे कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला या एनरिका लेक्सी मामला। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला एक हाई प्रोफाइल विवाद था जो 2015 में सामने आया था। इसमें इतालवी रक्षा फर्म लियोनार्डो या फिनमेकेनिका कंपनी पर भारत द्वारा हेलीकॉप्टरों की खरीद में रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था। इस घोटाले के परिणाम स्वरूप भारत ने रक्षा खरीद सौदा रद्द कर दिया और भारतीय रक्षा बाजार में लियोनार्डो की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे भारत इटली राजनयिक संबंधों को तनाव के दौर से गुजरना पड़ा। इटली में लियोनार्डो प्रमुख की गिरफ्तारी से ये तनाव और भी बढ़ गया। दरअसल उस पर यह आरोप था कि उसने 12 AW101 हेलीकॉप्टर से जुड़े 560 मिलियन यूरो के सौदे के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी है। इसके बाद हुए एनरिका लेक्सी मामले ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया था। दरअसल एनरिका लेक्सी मामला 2 इतालवी नौसैनिकों की गिरफ्तारी पर केंद्रित था जो इतालवी ध्वज वाले वाणिज्यिक तेल टैंकर MV एनरिका लेक्सी पर सवार थे। भारतीय अधिकारियों ने उन पर केरल के 2 मछुआरों की हत्या का आरोप लगाया था। इस घटना ने कानूनी क्षेत्राधिकार और कार्यात्मक प्रतिरक्षा के मुद्दों पर एक लंबे संघर्ष को जन्म दिया, जो अंततः स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले के माध्यम से 2020 में एक समाधान तक पहुंच पाया। लेकिन इस तनावपूर्ण संबंधों के बीच इटली में जॉर्जिया मेलोनी के प्रधानमंत्री पद संभालते ही दोनों देशों के संबंधों की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव आने शुरू हो गए। दरअसल मार्च 2023 में उनकी भारत यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी की स्थिति तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली की प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने के इरादे पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। संबंधों की बेहतरी की दिशा में एक और प्रगति नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लिया और रक्षा व उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही दोनों देशों ने G7 और G20 के व्यापक वैश्विक हित के अनुरूप काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, हाल के वर्षों में रक्षा सहयोग भी दोनों देशों के बीच उन्नत रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभरा है। नवंबर 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने इतालवी रक्षा कंपनी लियोनार्डो पर 1 दशक पुराना प्रतिबंध हटा दिया, जो उनके रक्षा सहयोग को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रतिबंध के हटते ही भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो प्रदान करने में लियोनार्डो की भागीदारी पर चर्चा की गई। साथ ही अब 98 ब्लैक शॉट हैवीवेट टॉर्पीडो का अधिग्रहण एक संभावना बनकर उभरा है, जिसे पहले लियोनार्डो की ब्लैकलिस्टिंग के कारण रोक दिया गया था। अक्टूबर 2023 में भारत और इटली ने रक्षा संबंधित डोमेन में व्यापक स्पेक्ट्रम में सहयोग बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए एक रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप दिया है। इस दौरान दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक के दौरान दोनों देश सुरक्षा और रक्षा नीति, अनुसंधान और विकास, सैन्य शिक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, रक्षा जानकारी के आदान प्रदान और औद्योगिक सहयोग के लिए भी सहमत हुए। वहीं इसमें रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए रक्षा उपकरणों के सह विकास, सह उत्पादन और संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए संयुक्त पहल के लिए भी समझौता किया गया। इसके अलावा रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने, संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित करने और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। भारत इटली के बीच ऐसे रक्षा समझौते महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अपने रक्षा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत ने हालिया वर्षों में कई प्रयास किए हैं। भारत की प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए
रक्षा पूंजी खरीद बजट के एक बड़े हिस्से के आवंटन से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। ये आवंटन 75% है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। ये पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित 68% से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो कुल बजट का 13.18% यानी 45.03 लाख करोड़ रुपए है। इसके तहत आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित पूंजी व्यय को बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसे हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिप्री के आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। दरअसल इसके मुताबिक 2023 में भारत का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा घरेलू विनिर्माण पर भारत के फोकस ने इतालवी कंपनियों के लिए अवसर पैदा किए हैं। भारत ने घरेलू विनिर्माण के महत्व पर जोर देते हुए घरेलू स्तर पर उत्पादित हथियारों की खरीद के लिए 2021 के सैन्य बजट में अपने पूंजी परिव्यय का 64% निर्धारित किया था। इसने इतालवी कंपनियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला के उन हिस्सों में विशेषज्ञता प्रदान करके भारत के रक्षा आधुनिकीकरण प्रयासों में योगदान करने का एक संभावित अवसर प्रस्तुत किया, जहां भारत को समर्थन की आवश्यकता है। भारत और इटली के बीच गहराते रक्षा सहयोग का न केवल क्षेत्रीय प्रभाव है, बल्कि इसकी ट्रांस अटलांटिक प्रासंगिकता भी है। भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है। हालांकि भारत अब अमेरिका के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका ने भी भारत की तरफ कदम बढ़ाए हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता भी दी है। इसके साथ ही चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के महत्व को भी रेखांकित करता है। भारतीय रक्षा उद्योग में इटली की भागीदारी को रूस पर भारत की दीर्घकालिक निर्भरता को कम करने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भारत रूस के साथ अपने संबंध पूरी तरह से नहीं तोड़ सकता है, लेकिन इटली जैसे यूरोपीय साझेदारों का रक्षा क्षेत्र में अधिक एकीकृत होना उसके रक्षा स्रोतों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत की रणनीतिक स्थिति, पर्याप्त निवेश और खुली आर्थिक संरचना इसे न केवल इटली के लिए बल्कि विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए एक अत्यधिक विश्वसनीय रक्षा भागीदार बनाती है। यूरोपीय संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में भारत की गहरी दिलचस्पी उसके इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के लिए ये रणनीतिक महत्व खत्म नहीं हुआ है। दोनों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाना है, और ऐसे में भारत की भागीदारी को गहरा करने में इटली की भूमिका व्यापक ट्रांस अटलांटिक हितों में योगदान कर सकती है। तो देखा जाए तो दोनों देशों के बीच बदलते घटनाक्रम, रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक आयामों को शामिल करने वाली बहुआयामी साझेदारी बनाने के लिए भारत और इटली दोनों की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। सहयोग बढ़ाने, साझा पहल शुरू करने और विशेषज्ञता के आदान प्रदान पर उनका आपसी जोर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चल रहे सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच है। भारत इटली साझेदारी आपसी विकास की अपार संभावनाओं और वैश्विक मंच पर सार्थक प्रभाव के साथ बढ़ते और गतिशील संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ये भारतीय रक्षा के क्षेत्र और भारत इटली संबंधों के व्यापक परिदृश्य में अवसरों और उज्जवल संभावनाओं के लिए बेहतर विकल्प है। तो चलिए अब बारी है दुनिया इस हफ्ते के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मौजूदा वक्त में इजराइल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर हमला करने के बाद कई देशों ने उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं, तो कई देशों ने इजराइल से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इसी कड़ी में अब दक्षिण अमेरिकी देशों का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं, जबकि कोलंबिया और चिली ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। इनके अलावा अमेरिका के प्रमुख सहयोगी जॉर्डन ने भी इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। आपको बता दें कि जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सुधारने वाला जॉर्डन मिस्र के बाद ऐसा करने वाला दूसरा अरब देश था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के संदर्भ में
नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्व को कायम रखने पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को मूल रूप से जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके पक्ष में 121 वोट पड़े, जबकि विरोध में केवल 14 वोट पड़े। वहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, यूके, फिलीपींस आदि देशों ने इससे अलग रहने का विकल्प चुना। यहाँ गौर करने वाली बात है कि दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र देश था जिसने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जबकि बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 40 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था। इन दिनों मध्य एशियाई देशों का वैश्विक भू राजनीति में कद बढ़ता नजर आ रहा है। रूस, चीन, अमेरिका और भारत के अलावा हाल के वर्षों में फ्रांस की भी इस क्षेत्र में रुचि बढ़ी है। मध्य एशिया में फ्रांस की बढ़ती रुचि का कारण यूरोप में परमाणु और जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति का बढ़ता महत्व है। दरअसल नाइजर में हुए तख्ता पलट के बाद फ्रांस में यूरेनियम की आपूर्ति घट गई है। नाइजर फ्रांस का यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, जबकि पहले नंबर पर कजाकिस्तान है। यही कारण है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मध्य एशिया का दौरा कर रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की यात्रा कर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान ये देश स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और एरोस्पेस के लिए महत्वपूर्ण खनिजों सहित आर्थिक क्षेत्रों को कवर करने वाले कई समझौतों पर साझेदारी के लिए तैयार हुए। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। बदलती भू राजनीति में भारत इटली संबंधों की समीक्षा कीजिए।